नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दयानंद आज आप लोग को पॉलिटी के पार्ट 2 यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, जिसमें पहले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन और आज जो है दूसरे पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो और उसकी डिटेल्स व्याख्या भी देखेंगे जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आज क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। तो सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आपका जिसका अनुपात क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का 3:2 होता है। और उसके जो है कलर्स होते हैं, तो ऊपर आपका हो गया केसरिया, ऊपर आपका केसरिया है, नीचे आपका उसके बीच में हो जाता है सफ़ेद वाइट, बीच में क्या हो जाता है सफ़ेद, और नीचे जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ग्रीन। तो इस तरह से 3 रंग की पट्टियाँ होती है और सफ़ेद पट्टी जो बीच वाली होती है उसी में हम लोगों का एक चक्र होता है, जो चक्र आपका 24 तिल्लियों का बना होता है। और यह जो चक्र है वो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जो कि आपका 24 गो तिल्ली उसमें रहता है। तो इस तरह से इसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करते हैं। तो वहाँ पे उसने पूछा चक्र में तिल्लियाँ कितनी होती है, और इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि वो जो चक्र है चक्र का वो निरूपित क्या करता है, यानी कि उसका शो करने का उद्देश्य क्या है, वो क्या आपको डिनोट करता है। तो इस तरह से देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है आपका विकास, सत्य, विकास और भविष्य। तो इसका जो चक्र है वो 3 चीज़ों को निर्देशित करता है, जिसमें आपका हो गया सत्य, न्याय और आपका प्रगतिशीलता। प्रगति आपका क्या हो जाएगा प्रगतिशीलता। तो ये जो है आपका 3 चीज़ को निरूपित करता है, क्या क्या, तो सत्य, न्याय और आपका प्रगतिशीलता। तो इन तीनों में से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका बी में दिया हुआ है सत्य। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आते हैं और देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के सन्मुख चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, आर के सन्मुख चेट्टी। लेकिन अगर अंतरिम सरकार में बोला जाए तो अंतरिम सरकार के जो वित्त मंत्री थे वो आपके लियाकत अली थे। और जॉन मथाई क्या थे, स्वतंत्र भारत के जॉन मथाई को पास कौन सा दिया हुआ था, तो रेलवे था। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आर के सन्मुख चेट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअली एक अनुच्छेद की बात करता है, अनुच्छेद टोटल इसमें से लगभग 15 अनुच्छेद को जो है 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान हमारा अंगीकृत हुआ था उस दिन ही लागू किया गया था। और उसमें कुछ जो विषय थे जो कि उस समय के अति संवेदनशील विषय थे, यानी कि उनका लागू करना बहुत ही ज़रूरी था। उसमें आपका पहला नंबर आ जाता है कौन, नागरिकता आ जाता है। दूसरा नंबर क्या आता है आपका विदेशी मामले, और तीसरा नंबर आता है क्या आपका अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। तो इसमें जो है टोटल 15 अनुच्छेद थे, और उन अनुच्छेदों को हम एक बार ऐसे देख लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद थे। 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी किससे हो गए, नागरिकता से हो गए थे। 60 जो है वो आपका राष्ट्रपति से संबंधित हो जाएगा। 324 आपका निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा। 366, 367, 380, 366, 367 और 380, 388 है, फिर 391, 392 और 393। इतने जो अनुच्छेद हैं वो आपको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
88। तो कौन कौन से हो गए? 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9, 60। 60 के बाद आता है 324, 366, 367, 380, 388, 391, 92 और 93। ये जो अनुच्छेद हैं वो आपको 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो भारत जो है संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो बना है, जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था उसी दिन यह बना था। किस दिन? तो आपका 26 नवंबर 1949 को। ये कब बना? 26 नवंबर 1949 को ही जो है हमारा भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, क्योंकि हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ही वर्णित किया गया है क्या चीज़ का? भारत जो है एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का जो है संविधान ना अलिखित है, क्योंकि अमेरिका का सबसे पहले अमेरिका का लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है ना वो आपका कहीं पे पुस्तक के रूप में मुद्रित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है ना, एक संसदीय जो परंपरा होती है, संसदीय परंपरा के अंतर्गत ये कार्य करता है। कौन सा? आपका ब्रिटेन का जो संविधान होता है, संसदीय परंपरा से ही उत्पन्न नियमों और कानूनों के द्वारा ही वहाँ का शासन का आधार है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में जो समस्त शक्तियाँ होती है वो आपका केंद्र के पास होती है। केंद्रीय सरकार के पास एकात्मक सरकार में जो है संपूर्ण शक्तियाँ होती है, और राज्य या उसके जो इकाई होते हैं सरकार के मतलब कि एकात्मक सरकार में अन्य जो इकाइयाँ या राज्य होते हैं वो केंद्रीय प्राधिकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रीय प्राधिकार के अभिकर्ता यानी कि वहाँ पे ना केंद्र के द्वारा कोई पोस्ट होता है या पद होता है जिसके द्वारा वहाँ पे शासन किया जाता है। तो ये एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती है? केंद्रीय सरकार में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? तो द्विसदनीय व्यवस्था जो है आपका संसदीय सरकार है, अध्यक्षीय सरकार है, संघीय सरकार है और एकात्मक सरकार है। जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो आपका संघीय सरकार की व्यवस्था है। संघीय सरकार की व्यवस्था क्योंकि द्विसदनीय होने का मतलब होता है वहाँ विधानमंडल होना जो कि 2 सदनों का बनता है, राज्य सभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो आपका लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाती है? संघात्मक व्यवस्था में उच्च सदन में प्रायः राज्यों अथवा संघ के इकाइयों का प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्य जो होता है ना, राज्यसभा, इसमें जो है ना संघ और राज्य के इकाइयों का जो है ना मतलब सरकार चलाने में उनका जो है अस्तित्व रखा जाता है और प्रतिनिधित्व को वहाँ प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? अब यहाँ पे देखिए, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप और सरकार का एकात्मक स्वरूप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो सरकार का संघीय स्वरूप हो जाएगा। सरकार का संघीय स्वरूप हो जाएगा। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार का संघीय स्वरूप की विशेषता है। अन्य विशेषताएं भी संघीय स्वरूप की होती है जिसमें दोहरी नागरिकता, दोहरी शासन व्यवस्था, अनम्य संविधान यानी कि लचीला नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कठोर संविधान होता है, और लिखित संविधान। ये सभी किसकी विशेषताएं होती हैं? संघीय सरकार की। और अमेरिका का जो अमेरिका जो है संघीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो ये क्वेश्चन तो हम लोग शायद अभी तुरंत जस्ट किए हैं,
फिर भी कह देते हैं दोहरी नागरिकता जो है वो आपका संघीय सरकार की है, क्योंकि संघीय सरकार की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में दोहरी नागरिकता, दोहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और अनम्य संविधान या लिखित संविधान का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? जो संघीय प्रकार का जो शासन होता है ना, उसका सबसे गंभीर दोष क्या होता है? पृथककरण का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा, अकुशल प्रशासन। तो इसका जो आंसर होगा ना वो आपका ए होगा, क्योंकि संघीय सरकार जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है। किसके बीच? राज्यों के बीच। राज्यों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसके आधार पे ही संघ बनती है, और राज्यों को इसमें काफ़ी जो है स्वायत्तता मिली होती है। इसके कारण ही यह संभव है कि संघ से अलग होने का खतरा हमेशा राज्य का बना रहता है। राज्य हमेशा संघ से अलग होने के खतरा से मंडराता रहता है। यही संघीय जो है संघीय प्रकार के शासन का जो गंभीर दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या कहता है कि शासन की एकात्मक पद्धति, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ कहाँ लाभ है? क्या क्या लाभ है एकात्मक पद्धति का? जिसमें दिया हुआ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज, जनता का अधिक भागीदारी, सत्तावाद की कम संभावना। तो इसमें जो है ना आपका शासन का जो एकात्मक पद्धति होता है ना, इसमें दृढ़ राज्य जो है वो इसका सबसे अच्छा लाभ होता है कि इसमें जो राज्य जो है ना बहुत कठोर होता है, मतलब कि ये टूटने का खतरा नहीं के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो केंद्र है ना, केंद्र मजबूत होता है, और जब भी केंद्र मजबूत होगा यानी कि केंद्र में शक्तियों के बंटवारा में जब मजबूत होती है केंद्र, तो वो दृढ़ राज बन जाता है, क्योंकि वहाँ से फिर वो हटने का या उससे अलग होने की कोई संभावना, गुंजाइश नहीं होती है। और इसके भी प्राधिकार के रूप में इकाइयाँ जो होती है अधिक होती है, अधिक अधिकार होता है किसको? इकाइयों का। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन कौन सा है? आपका ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। ब्रिटेन जो है और न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान में सामसिक कंपोजिट भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो कंपोजिट वर्णन मतलब इसका ये कहना है कि संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णन किया गया है। जैसे एक राज्य संघ है, क्या अर्ध संघीय है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है, अंशतः एकात्मक और अंशतः संघीय है। तो भारत वहाँ पे अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा गया है कि इंडिया भारत दैट इंडिया दैट इज भारत। यहाँ पे क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 नंबर आंसर होगा, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकात्मक और संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? एकात्मक और संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो आपका किस पे डिपेंड करता है? केंद्र के पास शक्ति, राज अभिकर्ता। केंद्र के पास अगर देखिए एकात्मक सरकार होगा ना तो यहाँ पे क्या होगा? शक्ति किसके पास ज़्यादा होगा? तो केंद्र के पास शक्ति होगी, और राज्य किसके रूप में कार्य करेगा? अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जब संघीय सरकार होगी तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मेन आधार क्या है? आप देख सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो है आपका सही में आंसर होगा क्या? एकात्मक और संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान क्या है? अर्ध संघात्मक है, अध्यक्षीय है, संघात्मक है और एकात्मक है। तो हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्यूसो फेडरल कहते हैं, क्यूसी फेडरल कहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर केसी व्हीलर के अनुसार भारतीय संविधान जो है एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है।
भारतीय संविधान में शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत का कठोरता से निर्वहन नहीं किया गया है। मतलब शक्ति को तो बंटवारा किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोरता नियम नहीं किया गया है, लचीला रखा गया है। और आप जब नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे देश में आपातकाल लगता है तो आपका या कुछ अन्य परिस्थिति आती है तो एकात्मक व्यवस्था की तरह व्यवहार करने लगता है, इसलिए यह क्योसो फेडरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की अतुलनीय व्यवस्था है? अतुलनीय व्यवस्था आपका कौन हो जाएगा? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। तो जब भी संघीय सरकार की बात आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के अंदर होते हुए ही कार्य करती है, सरकार चलाती है। सरकार जो शासन चलाती है वो विधायिका में होते हुए ही शासन चलाती है। अब इससे क्या हो जाता है ना कि जब भी कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य करे, उसको विधायिका रोकती है या उसको विपक्ष उसमें भी होते हैं, वो उसको सही वे में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है, समाजवाद का लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, अर्थात उत्पादन के जो साधन होते हैं ना उस पर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। यानी कि सामाजिक सरकार, एक होता है ना पूंजीपति समाजवादी, तो समाजवादी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए कि वकालत करती है। लोकतांत्रिक समाजवाद किसकी वकालत करती है? कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पे सामाजिक स्वामित्व होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो यह बोला गया है SR बोम्मई मामले में बोला गया है। SR बोम्मई मामले में क्या कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचा है। जैसे कि अब इसमें क्या होता है ना कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में तो उच्चतम न्यायालय क्या करती है कि एक निर्णय देता है जिसमें संसद संविधान के मौलिक ढांचा को बिना बिगाड़े, यानी कि मूल संरचना का उल्लंघन बिना किए ही वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ऐसा कहा गया केशवानंद भारती मामले में। किंतु मौलिक ढांचा क्या है यह न्यायपालिका ने स्पष्ट नहीं किया था कि आपका मौलिक ढांचा है क्या जिसमें आप चेंजिंग की बात करते हैं कि अगर को उसमें चेंजिंग नहीं करना है। तो SR बोम्मई बनाम जो भारत संघ है 1994 में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संघवाद धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल लक्षणों में से हैं। उसी में यह निर्णय दिया गया कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षता जो है वो संविधान के मूल लक्षणों में हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या? SR बोम्मई मामला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली में निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? लोकतांत्रिक प्रणाली में निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आपका आ जाता है क्या? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण और उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक प्रणाली में तो हम लोग का सबसे पहले कि लोकतंत्र जो जनता के द्वारा शासन की जाती है, जनता के लिए ही शासन की जाती है और जनता द्वारा ही शासित की जाती है, चुनते भी तो जनता ही है। तो जब तक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा तो जनता का चुना हुआ नहीं कहा जा सकता है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा तो जनता द्वारा होगा। अब इसमें क्या होती है कि सबको अवसर मिलता है कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी वोटिंग कर सकते हैं, आपके पास भी पावर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। अधिकारों का भी संरक्षण रहता है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि आज जो है पॉलिटी के पार्ट 2 के तहत ऑब्जेक्टिव सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन को देखें, और ये 20 से 19 क्वेश्चन होंगे लगभग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से बार बार देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हाँ, एक सूचना है कि अब जो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव सेशन ले रहे हैं इसके साथ साथ हम इसके डिस्क्रिप्टिव सेशन को भी लेंगे, यानी कि हम जो है अब आपको पेन एंड बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम लोग सभी चीज़ों को पहले डिटेल्स करेंगे और ऑब्जेक्टिव सेशन भी चलता रहेगा। वहाँ पर सेशन स्टार्ट होगा जिसमें हम पॉलिटी को देखें,
देखेंगे, भारतीय इतिहास को देखेंगे और संभावना व्यक्त करते हैं कि आज हम जो है प्राचीन भारत का पहला जो है लेक्चर उसमें हम लोग अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। वो पहला मेरा इतिहास का क्लास होगा जो कि हम ऑनलाइन के माध्यम से डालेंगे और उसको काफ़ी अच्छे से हम लोग अभी विस्तृत कर रहे हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी ही अच्छा रहे। तो आप लोगों से अनुरोध है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी धन्यवाद।